नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हाय। हाय एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। प्रयास ग्रुप का आभारी हूँ, मुझे आज ये सेवा का मौका दिया। मैं रिवाइवर ग्रुप थाने से बिलोंग करता हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। ए के तत्वों पे आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी रजा में कट रही है दोस्तों, मजे से कट रही है। आज का टॉपिक प्रोग्रेस rather देन परफेक्शन। ये अब भी हाउ इट वर्क्स में हमने सुना। ये अक्सर हम रोज सुनते हैं, लेकिन कम मौके आते हैं जब कोई ऐसी शेयरिंग्स हो जहां पे हम अलर्ट हो जाएं, अवेयर हो जाएं और इसकी तरफ ध्यान देखने लगे। हिंदी बिग बुक में पेज 102 पे हाउ इट वर्क्स कार्यक्रम प्रतिक्रिया में लिखा है कि हम में से बहुत लोग ने ये आश्चर्य व्यक्त किया कि ये कैसे सुझाव हैं, मैं इनका पालन नहीं कर सकता। और उसी के नीचे लिखा है कि हमने जिन नियमों की रचना की है वह हमारे विकास के लिए दिशा निर्देश है। हम आध्यात्मिक पूर्णता की अपेक्षा आध्यात्मिक विकास चाहते हैं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पूरा प्रोग्राम ये आध्यात्मिक है। और इसका बेस अगर हम देखें तो बिल डब्ल्यू जो कार्यक्रम के रचयिता हैं, और वो शुरुआत के जो ए मेंबर्स जिन्होंने इस विचारधारा को कंट्रीब्यूट किया, दिशा दिखाई और संगठित किया, और बिल को प्रभाव करने वाले व्यक्तिमत्वों में से कार्ल यूंग एक ऐसे साइकेट्रिस्ट थे जो अपने वक्त के बड़े महान साइकेट्रिस्ट थे, और वो भी शराबियों पे अक्सर काम करते थे। क्योंकि शराबी पी पी के जब पागलपन की तरफ बढ़ता है, उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, तो तभी जाके लोगों को पता चलता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, तो दिमाग वाले डॉक्टर के पास चलो। और उन्होंने अध्ययन करते करते, गहरे विचार के बाद, विचारक थे, उन्होंने स्पिरिटम कॉन्ट्रा स्पिरिटस ये बिल को एक लेटर में घोष वाक्य दिया था हमें। और वो ऐसा था कि जो स्पिरिटम है उसका अर्थ है अल्कोहल। स्पिरिटस स्पिरिटस का अर्थ है अल्कोहल, और स्पिरिटुम आत्मा को कहते हैं। तो उन्होंने ये पाया कि ऐसे व्यक्तियों को कुछ गहरा अनुभव लेना पड़ेगा, जिस अनुभव की वजह से उनमें एक परिवर्तन आए, और वो अनुभव आत्मिक होना चाहिए, आत्मा को जाके टच करना चाहिए। शरीर की तकलीफें, मन की तकलीफें, मन का लॉजिक, पैसे का नुकसान, या इस प्रकार के सारे अनुभव भले कितने ही गहरे हों, वो इनको इनको ठीक नहीं कर पाते हैं, इनको रास्ता नहीं दिखा पाते हैं। तो वो टाइम पे वो रिलीजियस एक्सपीरियंसेस की बात करता था, क्योंकि तभी उस वक्त रिलीजन बहुत प्रचलित था, धर्म बड़ा प्रचलित था, और अध्यात्मा अपने तरीके से बढ़ रही थी आगे। तो ये जो स्पिरिटुम कॉन्ट्रा स्पिरिटस, ये वाक्य हमें यही बताता है कि बाहर के स्पिरिट को अल्कोहल, जब अंदर का स्पिरिट जवाब देगा, जब उसके सामने खड़ा होगा, तो बाहर का स्पिरिट ठंडा हो जाएगा। यानी कि आप तभी से समझ सकते हैं कि ये आत्मिक हो गया, ये आध्यात्मिक हो गया, स्पिरिट की बात करने लग गया है मेरा प्रोग्राम। मैं जब भी नया नया ए में आया था, तो मैं बाकी सभी गार्डन वैरायटी के अल्कोहलिक्स की तरह भगवान पे एक समय पे विश्वास रखने वाला, और बाद में अपनी गलतियों के कारण मैंने जो धार्मिक प्रथाओं को तोड़ा था, मैं सिख हूं तो गुरुद्वारे से रिलेटेड जो भी काम नहीं करने चाहिए वो किए थे। ये अक्सर मेरी जिंदगी का हॉलमार्क रहा है। ए में आने से पहले नहीं करने वाले काम जम के किए, और करने वाले काम कभी कभी किए। तो ऐसे में जो मुझे संस्कार मिले थे, धार्मिक संस्कार मिले थे, उसमें मैं ये विश्वास कर बैठा था कि अब भगवान चाहेगा भी मेरी मदद नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसका अच्छा बच्चा नहीं हूं। अच्छा बच्चा तो छोड़ दो, मैं तो उसके दिखाए रास्ते पे कभी चला ही नहीं, उल्टा चला हूं। जो नहीं करना चाहिए वो करेगा। तो बड़ा फियर था। एग्नोस्टिक बिल ने बड़ा उदाहरण दिया है।
और ऐसे में जब भी मैं ए में आया तो मेरी ट्रेनिंग तो धार्मिक ही थी ना। हम में से शायद बहुत कम लोगों को बचपन से ही आध्यात्मिकता के बारे में पता चलता है। हमें तो आस्था के लिए एक भगवान दिया जाता है, और वो भगवान की तरफ पूजा करने के, उसके सुख पाने के कुछ नीति नियम साथ में दिए जाते हैं। और उन नियमों का पालन करते हुए हम भगवान की गुड बुक्स में आएंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा। अगर हम उन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो हमें दुख प्राप्त होगा, सजा मिलेगी, नुकसान होगा। ये समीकरण मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, जो कि मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह समीकरण बैठा होता है। और ऐसे में जब मैं ए की पहली मीटिंग की और उसके बाद ए में आने लगा तो रिलीजियसली आने लगा, और जो बताया जाता है उसको पूरी तरह पालन करने की तैयारी करने लगा, जैसे धर्म में करते हैं लोग। मेरे को पहले साल भर में मैंने कई शेयरिंग सुनी होंगी, लेकिन रिलीजियस नॉट स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस, इसके बीच का फर्क नहीं पता चला। मैं अच्छे शेरर को उन पुजारियों की तरह, उन धार्मिक वक्ताओं की तरह देखने लगा जो बहुत वेद पुराण और ग्रंथ पढ़ करके आते हैं और प्रवचन देते हैं। मैं उसी धार्मिक आस्था से उनकी शेयरिंग सुनता था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूँ बिटवीन मेरी समझ क्या थी रिलीजियस की, और बाद में मेरी समझ क्या हुई स्पिरिचुअल की। तो ये तुलनात्मक तरीके से करना चाहूंगा मैं, क्योंकि धर्म का एक स्पष्ट और तटस्थ वर्णन होता है। धर्म एक संगठित विश्वास प्रणाली है, ऐसा कि जिसमें आस्थाएं, आचार विधियां और प्रतीक, जैसे कि कोई मूर्ति हो या झंडा हो या कुछ भी हो, शामिल होते हैं। इसके माध्यम से, विधियों के माध्यम से लोग ईश्वर, देवी देवता या अंतिम सत्य से जुड़ते हैं। तो धर्म के मुख्य पॉइंट्स क्या होते हैं? विश्वास और सिद्धांत, अनुष्ठान और उपासना, समुदाय और संगठन, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में जाना, एक साथ बैठना, एक जैसी बात करना, एक जैसी आस्था रखना, एक ही विशिष्ट प्रकार के धार्मिक विचारों में या आस्था में जुड़ना। धर्म में ग्रंथ और परंपराएं होती हैं, पोशाकें होती हैं। एक विशिष्ट प्रकार के धर्म वाले एक विशिष्ट पोशाक पहनते हैं। जैसे हमारे गुरुद्वारे में कोई निक्कर पहन के नहीं जा सकता, बाल खुले करके नहीं जा सकता। तो ये धार्मिक नीति निवाज है। धर्म का समाज में बहुत बड़ा महत्व है, बड़ा बैलेंस बनाए रखता है। ये अर्थ और पहचान देता है। धर्म में नैतिक मार्गदर्शन होता है। धर्म में संस्कार और धार्मिक पर्व मनाए जाते हैं। तो ये सारे धर्म को साथ में जोड़ता है। आध्यात्मिकता, ए में आध्यात्मिकता, मैं एक ही आध्यात्मिकता जो मुझे समझ में आई वो बताऊंगा। मुझे जो कुछ भी आध्यात्मिकता के बारे में पता चला है वो सिर्फ और सिर्फ ए में से ही पता चला है। बाकी जो मैं कुछ पढ़ने में आता है, मेरे कुछ सुनने में आता है, वो सारा मैं ए के आध्यात्मिक विश्वास को और पुख्ता करने में इस्तेमाल करता हूं और मजबूत करने में इस्तेमाल करता हूं। तो एक ही आध्यात्मिकता का अर्थ बहुत व्यक्तिगत है और अनुभव आधारित है। तो धर्म में आध्यात्मिकता में फर्क यह है कि यह अनुभव आधारित हो जाता है। और तो और, उस अनुभव के लिए किसी भी धर्म विशेष या ईश्वर की पूजा से जुड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि भीतर के बदलाव में और एक उच्च शक्ति से जुड़ने की प्रक्रिया हमें बताई जाती है, हम सीखते हैं। तो उसमें मुख्य बातें किस प्रकार की आती हैं? भीतर का परिवर्तन, चेंज। हमने ए में अक्सर सुनते हैं प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज। तो ये आध्यात्मिकता पे मार्ग चलने पे, यानी कि अपनी पुरानी आदतें, स्वार्थ और डर को पहचानना, उसे छोड़ने की कोशिश करना, मन की सोच को एक नया रूप देना, और ईमानदारी, नम्रता और आत्मसम्मान की तरफ बढ़ना। आध्यात्मिकता में भी एक उच्च शक्ति होती है, जो कि मेरी समझ की उच्च शक्ति है, ना कि एक सामूहिक समझ की उच्च शक्ति है। यानी कि आजादी है कि मैं अपनी उच्च शक्ति चुन सकूं और उच्च शक्ति की संकल्पना
अध्यात्मा में मेरी मनस्थिति या मेरी मानसिक अवस्था या मेरी समझ के साथ बदलते जाती है, जबकि धर्म में भगवान की संकल्पना बदलती नहीं है। आध्यात्मिकता में मेरी उच्च शक्ति की संकल्पना निखरती है, यानी कि गहरी होती है। जैसे मेरे लिए वो सभी लोग जो शराब से दूर थे, वो एक उच्च शक्ति थे। मीटिंग हॉल उच्च शक्ति थी। एक का लिटरेचर जिसमें सैकड़ों लोगों के अनुभव दर्ज हैं, जिसने लाखों लोगों की मदद की है, उच्च शक्ति थी। और धीरे धीरे करते करते इस उच्च शक्ति की समझ और गहरी होती गई, वैसे वैसे मेरी उच्च शक्ति बदलती गई। दैनिक अभ्यास अध्यात्मा में लगता है। ईमानदारी से मैं हर दिन आत्म जांच करता हूं, मैं खुद की जांच करता हूं। जबकि धर्म में इस बात की जांच की जाती है कि कौन धर्म के रास्ते पे चल रहा है और कौन तोड़ रहा है। और वो जांच करने वाला शायद कोई तीसरा व्यक्ति होता है। जबकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के आध्यात्मिक कार्यक्रम में मैं खुद ही अपने लिए जिम्मेवार बन जाता हूं। मैं खुद ही अपनी अभ्यास और प्रार्थना ध्यान का जिम्मेदार बन जाता हूँ। मैं खुद ही अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद ही प्रेरित होकर के औरों की सेवा में करने लग पड़ता हूँ। अब सेवा धर्म में भी है, अध्यात्म में भी है। हम ये मानते हैं कि हमारी सेवा सेल्फिश है, हमारी सेवा से हम में सुधार होता है। जबकि धार्मिक सेवा में शायद परोपकार की भावना से सेवा की जाती है। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस की आध्यात्मिकता उस सेवा के माध्यम से अपने अहंकार को कम करने की और मेरी उच्च शक्ति और मेरे समूह से जुड़ने के और लायक बनाती है। तो एक ही आध्यात्मिकता, ये एक आंतरिक जागरूकता और बदलाव है जो हमें ईमानदार, जिम्मेदार और समूह के साथ, इन तत्वों के साथ जुड़ा हुआ बताते हैं। एक ही आध्यात्मिकता के लिए कोई विशेष पोशाक, कोई विशेष प्रार्थना, कोई एक विशेष भगवान या अनुष्ठान या किसी भी प्रकार के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। अपने विवेक, अपनी समझ के अनुसार उच्च शक्ति के साथ जीने का एक तरीका है, जिसमें सोब्राइटी को बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर हम पीते वक्त ये सारा कुछ काम करेंगे तो हम उस मन से सोच नहीं पाएंगे जो मन नशे की जकड़ में है, जो शराब की भक्ति में जुड़ा हुआ है, जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जिसके लिए अपने आप को सुख प्राप्त करना परम कर्तव्य बना हुआ है। ऐसे मन को, इसके लिए नशा मुक्ति पे हम जरूर ध्यान देते हैं और एक एक दिन के हिसाब से उसको कायम रखने की बात करते हैं। अब ये आध्यात्मिकता का मार्ग, जैसे जैसे हम ए में आते जाते हैं, कुछ दिन हम डर से शराब के कारण दूर रहते हैं, क्योंकि फियर इज अ ग्रेट मोटिवेटर, बिल कहता है। अपनी तकलीफों से, अपनी मुफलिसी से परेशान हो करके जिंदगी असहनीय जब हो जाती है, तब हम शायद ईमानदारी से रास्ता ढूंढने लग पड़ते हैं। तो शुरुआत के कई दिन तो बस मुझे बचा लो। और यही मेरा भी यही अनुभव है। मैं भाटिया जनरल हॉस्पिटल में बैठ के यही सोच रहा था कि मुझसे जिया नहीं जाएगा, क्योंकि मैं बाहर निकलूंगा पीऊंगा, और पीऊंगा तो मरूंगा। मुझसे ना तो पी के जिया जा रहा था, और बिना पिए जीना तो संभव था ही नहीं। तो जब मैंने एक ही मीटिंग की, पहली एक ही मीटिंग की, तो मेरे अंदर से आवाज आई थी कि लकी इधर नहीं तो किधर नहीं, है अभी चीटिंग मत करना, यहाँ पे, यहां से हो सकता है। मेरे डर, मेरे जख्म ताजा थे, तो मेरा तो साल निकल गया। कई डर से ही सारी उम्र भी शराब से दूर रह सकते हैं। लेकिन जैसे मेरा स्पॉन्सर कहता था, इनिशियल स्पॉन्सर विनायक, कि भाई शराब से दूर रहने की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक पहली अवस्था है डर के कारण, जिसको हम कहते हैं कि बॉटम हिट किया है, तो जितना ज्यादा जोर से हिट किया है उतना ज्यादा तकलीफ, उतना बड़ा डर। दूसरी अवस्था आती है कि कुछ साल शराब से दूर रहते रहते आप सहजा सहजी दूर रहने लग पड़ते हैं।
और तीसरी अवस्था आती है जब आप खुशी खुशी शराब से दूर रहते हैं, जब आपको शराब से दूर रहने की खुशी शराब पीने की खुशी से कई गुना ज्यादा महसूस होती है। और वो तीसरी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें इन 12 कदमों के कार्यक्रम पे चलते हुए वो परिवर्तन लाना है, वो अमूलाग्र, वो प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज लाना है कि भाई पुराने लकी को तो सुधार नहीं सके, वो तो शराबी था। अब पुराने लकी को छोड़ दो। अब पुराने लकी में थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करके जीने जैसा नहीं बनाना है। अब तो नए लकी को जन्म लेना पड़ेगा। और नए लकी के लिए जीने के सिद्धांत ये दिए गए हैं सुझावों के रूप में। अब जैसा जैसा ईमानदारी से तू जितना जितना गहरा लेगा, उतना उतना तेरे में बदलाव आएगा। और कुछ दिन इनके ऊपर कंटिन्यूस से तल्लीनता से चलते हुए जब तू पीछे मुड़ के देखेगा तो तू अपने आप को बदला हुआ पाएगा। शक्ल सूरत तो तेरी वैसी ही होगी, लेकिन तेरा सोचने का ढंग और देखने का नजरिया दोनों बदल जाएंगे। और ये हमारी प्रोमिसेस में कितनी खूबसूरती से इसका वर्णन किया हुआ है। यकीन मानो दोस्तों, हम सभी इसका अनुभव लेते हैं। थोड़ा कहीं जल्दी हो जाता है, कहीं थोड़ी देर लगती है। तो अब हम चलते हैं उस आध्यात्मिक मार्ग की तरफ कि जो हम समझ जाते हैं इसको करना है। लेकिन होता क्या है, आध्यात्मिक परिवर्तन वक्त के साथ होता है। हमारा आध्यात्मिक ग्रोथ जो है वो रिलीजियस स्पिरिट अपना एजुकेशनल वैरायटी का है। एजुकेशनल वैरायटी का यानी कि रोज थोड़ा थोड़ा। मेरा आध्यात्मिक प्रगति आकस्मिक नहीं हुई, जैसे बिल को फ्लैश हो गया और उसका ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया। हम कई सुनते हैं, कई धार्मिक गुरु जो हैं उनको जो प्रकाश हुआ था तो वो पूरी तरह से बदल गए, उनमें आकस्मिक परिवर्तन आ गया। लेकिन मेरे को वैसा नहीं है। हम सभी को एजुकेशनल वैरायटी से परिवर्तन आता है। और वो एजुकेशन कहाँ से आता है हमको? वो एजुकेशन, वो सीख दो प्रकार से आती है। एक, अगर मेरे किसी एक के दोस्त ने अनुभव ले लिए और वो अनुभव शेयर कर रहा है तो मैं उन अनुभवों से सीखता हूँ। या दूसरा, मैं खुद अनुभव लेता हूँ। और अनुभव लेने के बाद जब विफलता हाथ पड़ती है, अपेक्षित रिजल्ट नहीं आता है, उल्टा और नुकसान हो जाता है, तो वो अनुभव भी मुझे आध्यात्मिक प्रगति की तरफ धक्का देते हैं। तो मैं एजुकेटेड हो जाता हूँ थोड़ा उस मामले में कि भाई सोबराइटी में ये नहीं करना चाहिए दोस्त। मैं सयाना हो जाता हूँ, मैच्योर हो जाता हूँ अनुभव से। अक्सर ए मेंबर दूसरे प्रकार से ही सीखते हैं, अनुभव लेते हैं, ठोकर खाते हैं, सीखते हैं। तो यानी कि ये आध्यात्मिक प्रगति जो है ये तो ताउम्र होती जाएगी फिर, क्योंकि कितने डायमेंशन है मेरे। लेकिन यहाँ पे ये वाक्य जो आज के टॉपिक का है ना, ये उस मूल सिद्धांत, उस नजरिए की बात करता है कि मैंने अपने आध्यात्मिक प्रोग्रेस को कैसे देखना है। अब नेचुरल है, नया मुल्ला जोर से बांग देगा, तो जब मैं ए में आकर के सोबर हुआ तो मेरे में सडनली वो सब, वो निष्ठा और परफेक्शन की भूमिका आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि पिछली जिंदगी में मैंने कुछ भी ढंग से नहीं किया था, कुछ भी ढंग से नहीं किया था। तो ये भावना मेरे मन में थी, लकी इस बार जो भी करेंगे ना ढंग से ही करेंगे यार। 28 बरस की उम्र में आया हूं, सारी 28 बरस जीरो होके आया हूं। मैंने लोगों की बातें नहीं सुनी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसी का नतीजा हुआ ना। तो अब जब मुझे ये नया तरीका मिला है, ये मेरी भावना थी कि अब इस तरीके को पूरा करूंगा, परफेक्टली करूंगा, ताकि फिर से मुझे वो दिन ना देखने पड़े। विचार अच्छा है, लेकिन विचार के साथ में जो परफेक्शन की भावना आ गई, वही मेरी आध्यात्मिक प्रगति का पहला रोड़ा बन जाती है। पावरलेसनेस की अगर मैं बात करूं तो
बिल कहता है कि पावरलेसनेस एक ऐसी कदम है जिसको आप 100% ले सकते हैं। जिन्होंने आज शराब नहीं पी वो सब 100% उन्होंने पावरलेसनेस स्वीकार की, इसके लिए नहीं पिए। लेकिन बाकी कदमों में हम कभी थोड़ा, कभी ज्यादा, और कभी कभी तो हम फिर से जीरो पे आ जाते हैं, फिर से हमारा विश्वास चला जाता है। तो ये आगे पीछे होने की क्रिया लगी रहेगी। और मैं क्या समझता था कि एक बार एक कदम कर लिया तो दोबारा उसकी तरफ देखना नहीं पड़े। यानी कि मैंने होलिस्टिकली पूरे प्रोग्राम को तो समझा था नहीं, जो कि पॉसिबल भी नहीं था। साल 6 महीने के अंदर एक लोहार का बच्चा जिसने 10वीं भी नहीं की है, वो खाली ये कामना रखता है कि मैं समझ लूंगा, लेकिन उसके पास वो मेच्योरिटी कहाँ से आएगी? वो वो मन का खुलापन कहाँ से आएगा? वो वक्त के साथ आएगा। लेकिन ऐसे में आध्यात्मिक प्रगति की राह पे सबसे पहला रोड़ा आता है, और वो है मेरी आतुरता। मैं इम्पेशेंट हूं। मैं बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहता हूं। और वही तो मेरे शराब की बेस था। मैं पीने से पहले भी बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहता था। और शराब ने भले मानसिक परिवर्तन दिया, लेकिन मन तो को ऐसा तो लगा क्षणिक तौर पे कि मैंने पा लिया यार। झूठा ही सही, काल्पनिक ही सही, लेकिन पा तो लिया। तो शराब ने मेरी वो कामना पूरी की थी। अब शराब बंद हो गई है। इम्पेशेंट तो अभी भी हूं मैं। जल्दी तो मुझे अभी भी चाहिए। और उसके साथ जुड़ गया मेरे पास्ट का फेलियर का अनुभव। तो अभी तो परफेक्ट करूंगा। तो मैं जान खाता था अपने स्पॉन्सर की। तो मेरा स्पॉन्सर बोलता था, लकी, कदम दर कदम, धीरे धीरे चलेंगे, हमको ए में जिंदगी बनाना है। भले मैं बोलता कुछ नहीं था, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूं ना, तो जल्दी मैं पंगे नहीं लेता हूं। लेकिन मन ही मन रिकॉर्ड वही चलती थी कि ऐसा करो वैसा करो, जल्दी से पता चला जाए। तो हम परफेक्शन की बात करते हैं ना, तो एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड अपने लिए सेट कर लेते हैं। जैसे कठोर मानक से जैसे होते हैं ना स्टैंडर्ड, वैसे सेट कर सकते हैं कि 100% सही होना चाहिए। छोटी सी भी गलती हो जाती है तो असफलता लगती है। अच्छा हो गया या ठीक हो गया, ये पर्याप्त नहीं होता है। खुद के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है गलतियों पे। कहीं बात करते करते कुछ गलत बोल जाओ, तो कई दिनों तक दिमाग से वो बात जाती नहीं। अरे लकी, तूने ऐसा क्यों बोला? अरे तेरे को बोलना ही नहीं चाहिए था, चाहे तेरी नहीं समझ में आता तो। शर्म लगता है, अपराधीपन की भावना आती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बार बार मन सोचते रहता है। इम्पेशंस और परफेक्टली करने के चक्कर में मैं कई काम शुरू ही नहीं करता हूं, क्योंकि डर लगता है कि साला पर ढंग से कर ही नहीं पाऊंगा। बहुत उसके बारे में सोचता हूं। हम ये सुनते हैं कि ए का प्रोग्राम इज ऑफ एक्शन, इट इज नॉट मेंटल। यानी कि एनालिसिस, मानसिक एनालिसिस का प्रोग्राम नहीं है, एक्शन का प्रोग्राम है। मैंने स्पॉन्सर लेना चाहिए, ये मुझे पहले 15 दिन में ही बता दिया गया था समूह में। मेरा समूह बड़ा जागरूक था, नवप्रकाश समूह, जिसमें हर आए हुए नए व्यक्ति को ये बताया जाता था कि आपने होम ग्रुप लेना है और स्पॉन्सर नहीं लेना है। नहीं लिया है तो अभी ले लीजिए। ये ग्रुप में इतने लोग हैं, इनमें से आप किसी को भी स्पॉन्सर चुन सकते हैं, बड़ा खुलासा करके बताया जाता था। लेकिन मैं परफेक्शनिस्ट था। पहले साल से, पहले महीने से लेकर के 10वें महीने तक मैं परफेक्ट स्पॉन्सर ही ढूंढता रह गया। और दोस्तों, 364वें दिन मेरे घर में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया और मैं पीने निकला। एक वो व्यक्ति जो शुरुआत में ये चाहता था कि अभी करूंगा तो 100% करूंगा, अभी कच्चा काम नहीं पक्का काम, 364 दिन ए में निकाल लिए। और 365वें दिन साल पूरा आना था, उसके एक रात पहले शराब पीने को निकला। क्यों? क्योंकि मेरे अहम को धक्का लगा था, मेरे से क्रेडिट छीन लिया गया था, और कुछ नहीं हुआ था बस। अनुभव लंबा है, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन सार उसका यही है कि मैं सब कुछ पक्का करूंगा, वो चक्कर में पहले साल भर में मैंने कुछ भी नहीं किया।
तो प्रोग्रेस हुई ही नहीं। परफेक्शन रेदर देन प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। परफेक्शनिस्ट डरा हुआ भी हो सकता है दोस्तों। जरूरी नहीं कि परफेक्शनिस्ट कोई अहंकारी हो या ज्यादा होशियार आदमी हो। अधिकतर परफेक्शनिस्ट मेरे जैसे गुमसुम चुप वाले लड़के होते हैं। अच्छा, इस एटीट्यूड के साथ और क्या आ जाता है? टालम टोल करना, लगातार संशोधन ही करते रहना, कभी पूरा नहीं करना। दूसरों पर अपेक्षाएं करता है, अवाजिब उम्मीदें बैठा बैठा बैठता है। औरों की छोटी सी गलतियां हो गई तो उनकी आलोचना करने में 1 मिनट नहीं लगाता है। मैं भले मैं मुंह पे करने वाला नहीं हूं, मैं उसमें का हूं जो पीठ के पीछे आलोचना करेंगे, यानी कि मैं गॉसिप का तरीका लेता हूं। अच्छा, अब जो परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड है ना, ये पर्सनली ले नहीं, तो ये खुद को एक्सेप्ट भी नहीं करने देता जैसा है वैसा। जबकि प्रोग्रेस क्या बोलता है? एक्सेप्टेंस। मैं जैसा हूं वैसा, कद्दू जैसा दिखता हूं, ओके, एक्सेप्ट योर सेल्फ। मैं मोटा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, जो कुछ भी है। लेकिन परफेक्शनिस्ट क्या करता है पता? वो खुद को भी बदलने को ही देखता है, जैसे औरों को बदलने को देखता था ना, वो खुद को भी बदलने को देखता है। यार लकी ऐसा हो जाए तो मजा आए, फिर लकी ढंग का है, नहीं तो लकी ढंग का ही नहीं है। नॉन एक्सेप्टेंस, डिनायल। परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड अपनी कमियों को बड़ा उजागर अपने अंदर ही करके रखता है। हाँ, वो चौथा कदम नहीं लेगा, वो स्पॉन्सर तक जाएगा ही नहीं। लेकिन मैं कितना गड़बड़ हूं यार, मेरे से क्या नहीं होता, क्या नहीं होता मेरे से, उस पे बहुत जोर देगा, उस पे बहुत सोचेगा, और इसको मैं अच्छा कैसे कर सकता हूं उसके बहुत सारे प्लान बनाएगा। लेकिन एक भी कदम सुधरने की तरफ बढ़ाएगा नहीं। कमजोर देखेगा अपने आप को। सोशल मीडिया पे अगर किसी ने कोई फिटनेस बिटनेस वाला डाल दिया ना, तो ये परफेक्शनिस्ट अपने आप को वैसा जैसा स्वीकार नहीं करेगा। हाँ देख, ऐसी बॉडी होनी चाहिए, देख इसके मसल्स कैसे है, देख कद काठी कैसी है। सुबह उठने के बाद 10 दंड बैठ के नहीं मारेगा। विचार क्या करेगा? अच्छे से अच्छा जिम ज्वाइन करूंगा भाई, अच्छे से अच्छा कोच लूंगा। एक्शन जीरो। अगर ए इज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन, तो मेरा परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, क्योंकि ये एक्शन ही नहीं करने देता। और फिर कुछ समय निकल जाता है एक्शन न लेने के कारण, तो फिर घाई हो जाती है, मुझे तुरंत ही कुछ ना कुछ करना चाहिए अभी, तुरंत। पहले तो 11 महीने स्पॉन्सर लिया नहीं, फिर साल भर के बाद जब ये पंगा हुआ, उसके अगले दिन मैं हमारे नवप्रकाश मीटिंग में 6:30 बजे चला गया। और मैंने क्या सोचा पता? मैंने बोला जो पहला ओल्ड टाइमर ये सीढ़ियां चढ़ेगा ना 5 साल के ऊपर वाला, उसी को स्पॉन्सर ले डालूंगा अभी मैं। यानी कि सोचा तो 11 महीने दुनिया की इन्वेंट्री ली। और जब लिया तो जो जो आदमी पहली सीढ़ियां चढ़ के, हमारा नवप्रकाश ग्रुप दूसरे मंजिले पे था, जो 5 साल के ऊपर वाला पहला ये सीढ़ियां चढ़ के आएगा ना, मैं उसको स्पॉन्सर ले लूंगा, खत्म करूंगा। यानी कि जब करने की बारी आएगी, तो हम बोलते हैं ना कि स्पॉन्सर यार मेरे उम्र के करीब का होना चाहिए, थोड़ा सा सीनियर जरूर हो, कोई बात नहीं, मेरे प्रोफेशन के आसपास का हो, ताकि मेरी समस्याएं और उसकी समस्याएं एक जैसी हो, ताकि अपने अनुभव से कर सके, जिससे मैं प्रभावित हूं। देखिए मेरा एक्शन कैसा हुआ। ये एक्शन ऑल और नथिंग वाले हैं, माई वे और हाईवे वाले हैं। जब कल्पना करता हूं तो ढेर बड़ी कल्पना करता हूं, लेकिन जब कृति करता हूं तो जो सामने आए उसके ऊपर चल पड़ता हूं। और परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड मेरे को ना स्ट्रेस डालता है, क्योंकि मेरे को हमेशा से सही रहना है, मेरे को हमेशा से सही बातें करनी है, मेरे को हमेशा से आदर्श स्वभाव करना है। और मैं एक ही बात करता हूं दोस्तों, ये मैं दुनिया की बात नहीं करता। ए के अंदर मेरे को आदर्श ए मेंबर बन के रहना है। कितना बड़ा स्ट्रेस है यार। जबकि हम बोलते हैं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में तो तुम्हारे को घर के जैसा लगना चाहिए, तभी तो होम ग्रुप है, जहां पे मुझे पूरी छूट है, गलतियों की भी छूट है, सभी चीज की छूट है। लेकिन मेरा परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड
मुझे तनाव में डाल देता है। मुझे इतना अलर्ट रखता है कि मेरी शेयरिंग के बाद लोग क्या बोल रहे हैं वो सुनने के लिए कान आतुर रहते हैं कि भाई मेरे को लकी लकी ने, ताकि शेयरिंग के बाद मैं लोगों से पूछे मैंने सही बोला ना, सही बोला ना। ऑल दीस आर ट्रेट्स ऑफ परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड। फिर थकान तो होती है। फिर अगर किसी ने थोड़ी सी भी निंदा कर दी तो उससे दूरी बन जाती है। मैं एक ही सेवा में नया नया आया था और किसी एक मेंबर ने मुझसे कह दिया कि भैया पहले रिकवरी तो कर ले, बाद में सेवा करना। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी रिकवरी नहीं हुई है ये वो बोल के गया। और मैं कई दिनों तक वो बात को दिमाग में लेके घूमता रहा। अरे मैंने ऐसा, यानी कि एक तो मेरे जैसा पीपल प्लीजर है। बेसिक डिफेक्ट्स में पीपल प्लीजिंग मेरा डिफेक्ट है। मैं ना नहीं बोल सकता हूं, ना नहीं बोल सकता था। और ऊपर से ये परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड आ गया, और थोड़ी सी आलोचना बड़ी तकलीफ में डाल देती है, बड़ी तकलीफ में डाल देती है दोस्त। और मैं तो ये समझता हूं कि भले हम बोल के न दिखाएं, अधिकतर मैंने ये अनुभव लिया है, अधिकतर सुधार उन चीजों में मुझे करना चाहिए जो मैं कभी बोलता नहीं हूं। खास करके ओपन मीटिंग्स में बहुत समय लगता है खुल करके ओपन ए मीटिंग्स में अपनी पूरी बात कहने को, बहुत समय लगता है। लेकिन उसके पहले तो जो अनकही बातें हैं ना, बदलाव उसी में करना चाहिए होता है। कही हुई बातें तो बदलाव की शुरुआत हो ही जाती है। अब अगर ये पूरा पक्का करने का एटीट्यूड मुझे उन लोगों के बीच तनाव में जीने को लगाएगा जो मेरे चहेते हैं, जिन्होंने मेरी जान बचाई है, जिनको मैंने खुल के गले लगाना चाहिए, जिन्होंने मुझे निशर्त प्रेम किया, जिन्होंने ये भी नहीं पूछा, मेरा मुंह भी सूंघ के नहीं देखा, जिन्होंने मुझ पे 100% विश्वास किया, ऐसे लोगों के बीच अगर मैं तनाव में जीता हूं। और दोस्तों मैं समझता हूं कि ग्रुप बदलने का प्रमुख कारण ये हो जाता है क्योंकि मैं अपने लिए बहुत बड़े स्टैंडर्ड्स बना लेता हूं। छोटी सी भी आलोचना, जबकि हम ये समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये में जरूरी है। हम नए व्यक्ति को थोड़ा बोल के बताते हैं कंस्ट्रक्टिवली ताकि तू इसकी तरफ ध्यान दे। क्योंकि अगर हम उसको पैम्परिंग ही करते रहेंगे तो वो कैसे, उसको कौन बताएगा उसकी गलतियां, कौन बताएगा वो रिपीटेडली जो कर रहा है। तो हम ह्यूमरसली क्यों ना हो, कभी मीटिंग के बाहर की बात क्यों ना हो, बात तो कहते ही हैं, उसको आइडिया देते ही हैं। तो ये सब तो सुधार के तौर तरीके हैं। जबकि मैं तो ये समझता हूं कि मेरी आलोचना हो गई, मैं कम पढ़ रहा हूं यार, मेरे से नहीं होगा, छोड़ देता हूं मैं भी। जो हाउ इट वर्क्स में लिखा है ना, मराठी में बोलते हैं केवड़ी मोटी है निवावली। अरे इतना लंबा चौड़ा बना दिया तुमने, मैं ये भी करूं ये भी करूं ये, अरे मेरे से नहीं होगा। मेरे जैसा सोबराइटी में व्यक्ति कई बार जिंदगी में बोलता है मेरे से ये नहीं होगा, कई बार बोलता है, बहुत सारे मामलों में बोलता है ये मेरे से नहीं होगा। जब ये वाक्य मन में आता है ना, तो ये समझ लेने का कि भैया मेरा कोई प्रोग्रेस की तरफ ध्यान नहीं है, मेरा तो परफेक्शन की तरफ ध्यान है। मैं तो तुलनात्मक तरीके से ये कार्यक्रम ले रहा हूं। उसने ये गलती की, मैंने नहीं की। देखो छठे महीने में पी गया, मैं पिया क्या, नहीं पिया मैं। अपने आप को औरों से श्रेष्ठ बताना शेयरिंग में एक परफेक्शनिस्ट विचारधारा वाला व्यक्ति ही कर सकता है, और मैंने वो किया है। तो सारांश में एक बात हम कह सकते हैं, परफेक्शनिस्ट की मानसिकता जो है ना, वो बड़ा बेदाग नतीजा चाहती है। और अगर नहीं मिला ना, तो खुद को या दूसरों को दोषी ठहराती है, ब्लेम गेम पे उतर आती है सोब्राइटी में। मेरे को स्पॉन्सर ही ढंग का नहीं मिला यार, क्या बताऊं, कई बार कोशिश की, लेकिन उसने मेरे को 4 स्टेप समझाया ही नहीं, तो मैं क्या लिखूं। मेरे घर में जगह नहीं है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरा ये है, मेरा वो है। डर तो है ही, अहंकार तो है ही, लेकिन औरों से अच्छा करने की
जो जन्मजात या शुरुआती के दिनों में मिली हुई उपज है ना, जो सोच है मेरी, वो इन सब का बेस बन के खड़ा हो जाती है। अब आइए देखते हैं कि प्रोग्रेस कैसे हो सकता है। परफेक्शन की भूमिका से बाहर निकलें। जहां जहां मैंने ठोकरें खाई, वहां वहां पे मैं समझ गया कि भाई, पूरा का पूरा कभी नहीं होगा, जितना हो सके उतना। जबकि बिल क्या लिखता है पता? बिल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे बहुत एक सुंदर वाक्य लिखता है। वो कहता है, इज नो सक्सेस स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ वर्ड। एक ही जो सफलता है ना, वो साधारण बातों में, दुनियावी बातों में साधारण नहीं है। इट इज अ स्टोरी ऑफ सफरिंग ट्रांसम्यूटेड अंडर ग्रेस इनटू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ये एक ऐसे दर्द की कहानी है, एक ऐसे जख्मों की कहानी है, जो उसके आशीर्वाद से बदल करके आध्यात्मिक प्रगति में बदल गई। तो मेरी सफरिंग्स, मेरी कहानी, मेरे निराशा, मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरी असफलताएं, ये सारी की सारी उसकी कृपा से, उसकी इच्छा से, हम कहते हैं, उस पे काम करने से ये एक आध्यात्मिक प्रगति का रूप ले लेती है। और आध्यात्मिक प्रगति का पहला पड़ाव तो हम सबने पार किया हुआ है। अपनी असलियत को पहचानना, अपना शराबीपन को स्वीकार करना, अपनी हार को स्वीकार करना। लेकिन ये तो शुरुआत थी, जबकि मेरे जैसा पागल समझ लेता है कि ये तो अंत हो गया, अभी खत्म, अभी क्या, मेरी तो शराब बंद होगी, मुझे क्या जरूरत है। और ऐसे में मैं सेल्फ विल रन राइट करता हूं। मेरे लिटरेचर में बाखूबी एक शराबी की मानसिकता को पूरी तरह से कवर किया हुआ है, पूरी तरह से। जहां जहां मैं तैयार होता हूं, वहां वहां समझ में आ जाता है। और जहां जहां पे मैं अभी भी अहम पे चल रहा हूँ, सेल्फ विल पे समझ गया ऐसा चल रहा हूँ, वहां वहां पे ठोकरे खाता हूँ। उच्च शक्ति को मानना, मुझे ये समझ में आ गया कि भाई, मुझे कोई ताकतवर भगवान देवी देवता नहीं चाहिए। मुझे उस धार्मिक उलझनों में नहीं पड़ना है जहां पे कि शायद, मैं ये वापस एक बार कहना चाहता हूं, ये जो भी मेरे धार्मिक अनुभव, ये मेरे हैं, मेरे नजरिए हैं, ये ए का नजरिया नहीं है। क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस पर से मैं कितना भी ओल्ड टाइमर हूं, लेकिन मैं ए का वक्ता नहीं हूं। तो हम देखते हैं ना कि फलाने दुख के लिए फलाना देवी, फलाने दुख के लिए फलाना देवता, यानी कि उच्च शक्ति के मामले पे भी कितना बिखरा हुआ है इंसान। और शराबी तो उससे ज्यादा बिखर जाता है। सच पूछा जाए तो, मुझसे पूछा जाए तो, तेरा भगवान कहो, मैं कहूंगा जय जय शिव शंकर। मेरा ये बोलने पे मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये किसी धार्मिक को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो भांग पी के भभूत लगा के कैरफ्री जीता है यार, उसको डेकोरम की नहीं पड़ी है। जबकि ए ने मुझे बताया कि भाई, उच्च शक्ति उस बात को कहते हैं कि जो तेरे को ठीक होने में मदद करती है, जिसकी भाषा तू समझ सकता है, जो तेरे काम में आ सके, जिसके लिए तुझे हिमालय की पर्वत पे जाके तपस्या ना करनी पड़े, जो अभी काम में आ सके। ऐसा कौन है? तो बोले, ऐसा कोई सोबरे मेंबर है। तो उच्च शक्ति उसके माध्यम से काम कर रही है ना। तो इस प्रकार से जो ये संकल्पना सुधरती गई, गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, हम समझे वैसी उच्च शक्ति, वो ईश्वर हो, प्रकृति हो, समूह हो, समूह शक्ति हो, प्रेम, सत्य, कोई भी सिद्धांत हो, एक के सारे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, दे आर माई हायर पावर। दे ऑलवेज गाइड मी टू गुडनेस। अब अब मैं धीरे धीरे करके उस राह पे चलता है। और मुझे ये सुनाई देता है, लकी, नहीं समझ में आया तो जरूरी नहीं है, आगे बढ़। प्रोग्रेस की बात है, आगे चल। उच्च शक्ति की संकल्पना दूसरे तीसरे कदम में नहीं आई ना, तो तू समूह को मान ले और आगे चल। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी चौथे कदम की तरफ चलते हैं। बिल कहता है कि कोई एक मेंबर
ईमानदारी से एक ही प्रोग्राम को फॉलो करता है, उसका पहला सबूत मिलता है, फिजिकल सबूत। और वो सबूत ये है कि जब वो पेपर पे पेन लगा देता है, फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस कहता है उसको। अब वो हजार सवाल थे, मैं कैसे लिखूं, क्या करूं, कौन सा टेबल लूं, ऐसा करूं वैसा करूं। मेरा स्पॉन्सर बोलता है कीप इट सिंपल दोस्त, तेरे को जो लिखना है लिखना भाई। देख, बिग बुक ये बोलती है, और तू तो वैसे ही अनुभव लिखेगा ना, जो तकलीफ देने थे, जो अपमानजनक थे। मैं बोला लेकिन मैंने सुना है कई शेयरिंग के अंदर कि मैं दूसरों की इन्वेंटरी लिख देता हूं, मैं खुद की नहीं लेता हूं। बोलता है वो सब छोड़, तेरे मन में जो आया वो लिख तो सही। यानी कि परफेक्शनिस्ट मेरे अंदर का ये चाहता था कि औरों की गलतियां मैं ना करूं, जबकि मेरे स्पॉन्सर को पता था, क्योंकि उसके पास मेरे जैसे कई चेले थे, और उसको पता था कि ये डिस्कवरी का प्रोग्राम है। मैं जब अपनी गलतियां करते करते जब मैं तीसरी बार लिखा और मैंने डिस्कवर किया कि पहली दो बार लिखा वो तो मैं दूसरों की इन्वेंटरी लिख रहा था। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज अ वे ऑफ डिस्कवरी, योर ओन पर्सनल डिस्कवरी। आपको अंदर से ज्ञात होगा। परफेक्शनिस्ट तो पूरा विजुअलाइज करके बैठा हुआ है ना। लेकिन इस रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति जो कि विश्वास पे चल रहा है कि औरों का भला हुआ तो मेरा भी होगा, उतने से विश्वास के ऊपर चल रहा है, उसको चीजें डिस्कवर होने लग पड़ती हैं। और हर डिस्कवरी एक छोटा सा प्रोग्रेस होता है। तो चौथे पांचवें कदम में बहुत सी चीजें डिस्कवरी की होती हैं। मैं तो समझता हूं मेरे मामले में कई छोटी छोटी चीजें, जैसे इम्पेशंस की अगर मैं बात करूं, तो इम्पेशंस को मैंने डिस्कवर किया। मैं शांत था, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं इम्पेशेंट नहीं था। मैं बहुत इम्पेशेंट था यार। ये मुझे लिखते लिखते समझ में आया, और ये मुझे डिस्कवर हुआ। और जब इसको एक्सेप्ट किया तो समझ में आया कि इम्पेशंस कितनी एंजाइटी क्रिएट करती है यार। ये काम होगा कि नहीं, कितनी जल्दी पूरा कर सकूं, इसमें क्या गलतियां होंगी, पता करने के पीछे थियोराइजिंग करता रहूं। लकी में 2-3 मिनट। ओके, ठीक। सो धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे मैं आगे आता हूं, मैं समझता हूँ छठा कदम, विलिंगनेस का कदम, जहां पे बिल कहता है, जो छठा कदम है हमने रिवाइवर जूम मीटिंग में पिछले हफ्ते ही लिया था, कि कहता है कि ये वो कदम है जहां पे लड़कों में और आदमियों का फर्क आता है, द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड बॉयज। बच्चे अपने परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड में जीते रहते हैं, और जो मेच्योर हो जाते हैं वो ये समझ के चलते हैं कि जितना जमेगा उतना, लेकिन आगे तो बढ़ना ही है, मन की तैयारी तो बनानी पड़ेगी। मुझसे ये नहीं होगा, ये विचार सबसे पहले मन से निकालना पड़ेगा। और मैं इसको 100% करूंगा, ये विचार को भी निकालना पड़ेगा। ये दोनों ही विचार मेरे लिए घातक है, क्योंकि दोनों ही विचारों में प्रगति नहीं हो सकती। अब इसके आगे मैं 5-7 मिनट और चाहूंगा। जैसे जैसे मैं ग्रोथ की स्टेप, प्रार्थना और ध्यान की तरफ जाता हूं, तो उसमें मुझे समझ में आ जाता है कि मन को एकाग्र करते हुए कुछ नहीं सोचना ये प्रगति है। देखिए, एक के अंदर कितने विरोधाभास है, बहुत विरोधाभास है। मैं समझता था ज्यादा अच्छा सोचना प्रगति है, लेकिन जब ध्यान की तरफ आया और मेरे आज के स्पॉन्सर ने बताया, और जब मैंने बाकी चीजों की तरफ देखना, तो बोला यार बिना विचार के मन रखना ये प्रगति है। तो ये डिस्कवर हुआ मुझे, एंड देन आई लाइक्ड इट, आई लव्ड इट। मेरी डिस्कवरी मेरे साथ रहती है हमेशा, लोगों का बोला हुआ मेरे साथ नहीं रहता, लेकिन जो मुझे महसूस होता है, मुझे जो ज्ञात होता है, मुझे जो समझ में आता है, वो मेरे साथ रहता है। इसके साथ साथ शेयरिंग खत्म होने से पहले मैं आपको एक ही सर्विसेज में ले जाना चाहता हूं, जहां पे बिल कहता है कि सेल्फलेस लव और ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड इज ए सर्विस, हम सभी ने करनी चाहिए। एक बहुत अच्छा और गहरा अनुभव है एक ही सेवाओं में। बिल एक जगह लिखता है, ग्रोथ इन ए सर्विस
इज अ सीरीज ऑफ इंप्रूविंग कॉम्प्रोमाइजेस। परफेक्शनिस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो बुक लेके जाएगा, पेज नंबर 60 पे थर्ड पैरा में ये लिखा हुआ है, दोस्त, वेर आर यू, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। लेकिन बिल कहता है कि ग्रोथ इन ए सर्विस इज अ सीरीज ऑफ इंप्रूविंग कॉम्प्रोमाइजेस। अगर मैं प्रोग्रेस पे चलने वाला व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करेगा ही करेगा, करना ही पड़ेगा। कभी खुद के साथ करना पड़ेगा, कभी औरों के साथ, कभी परिस्थिति के साथ। नहीं तो प्रोग्रेस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ चीजें आज भी मेरे अंदर बदलने की जरूरत है, और मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन अभी का अभी बदल जाए, बदले बगैर जीना नहीं अच्छा लगता, ये सारे विचार अब नहीं आते। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे जैसे मन की तैयारी बनती जाएगी, वैसे वैसे सुधार होता जाएगा, मन खुलता जाएगा, उस तरफ समझ आती जाएगी। तो अ सीरीज ऑफ इंप्रूविंग कॉम्प्रोमाइजेस, ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की एक पहचान है दोस्तों। कोई अगर पूछे कि ये प्रोग्रेस करते करते हम जाते कहाँ हैं, तो हमने तो ये भी सुन लिया है, हम तो संत महात्मा थोड़ी बनते, हम कोई प्रवचनकारक थोड़ी बनते। हम तो जिंदगी भर की समझ निखारना चाहते हैं। क्योंकि बदलते वक्त के साथ चीजें बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। और उस बदलते हुए माहौल को स्वीकार करते रहना, और उसमें से बेस्ट क्या हो सकता है, इसकी तरफ चलते रहना, ये एक प्रोग्रेसिव ह्यूमन बीइंग की विचार है। ही डजंट स्टॉप एनीवेयर। ही डजंट स्टॉप। और जब हम इस रास्ते पे चलते हैं, तो हम जिम्मेदार बन जाते हैं। हम बहाना नहीं बनाते। हम जितना हो सके उतना करने की तैयारी करते हैं। हम एक ही समुदाय के साथ जुड़ जाते हैं। बिल कहता है ना, सिटीजन अगेन। तो उस प्रकार से मैं एक का सिटीजन, मैं अपनी फैमिली का मेंबर, मैं अपने परिवार का सदस्य, मैं अपने समाज का घटक बन जाता हूं, बन जाता हूं। पर्पस मिल जाता है। अगर मैं परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड से बैठा रहूं, तो शायद कुछ काम ठीक से कर लूं, लेकिन बहुत सारे काम मैं शुरू ही नहीं करूंगा। बिल कहता है कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड पर्पस इन लाइफ। मेरी जिंदगी का ध्येय यही है कि जिंदगी में ध्येय को ढूंढना, आज के दिन के ध्येय को ढूंढना। एंड दैट मेक्स इट सो गुड। सुबह उठ के प्रार्थना करके जब वो 11वें कदम की 4 लाइनें बोल लेता हूं मैं, तो मन ट्यून हो जाता है। क्या मैं आज किसी के काम आ सकता हूं क्या? चिंताएं तो हर दरवाजे के बाहर बैठी हुई हैं। घर का दरवाजा, ऑफिस का दरवाजा, समाज का दरवाजा, गाड़ी का दरवाजा, बैठी हुई हैं। वो तो आएंगी ही। तो मैं कैसे चिंता मुक्त रह सकता हूँ? हाउ कैन आई बी हैप्पी, जॉयस एंड फ्री? तो जब मैं एक विरोधाभास वाला विचार सोचता हूँ, जब मैं औरों को अपनी नजर में रखने की कोशिश करता हूँ, जब मैं याद करता हूँ पिछले हफ्ते भर में कौन न्यू कमर आया है यार, उसको मैसेज एक डाल दूं, तो मुझे शांति की महसूस होती है, मुझे ध्येय मिलता है, पर्पस मिलता है। मुझे आज के दिन के लिए वो समझ आ जाती है कि आज के दिन को तो मैंने ये एक्शन करना ही करना है। बस इसको सोच में नहीं रखना है, इसको कृति में परिवर्तित करना है। अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, उसको मन में नहीं रखना है, व्यक्त करना है। मैंने अपनी ए समूह का ग्रेटफुल हूं, तो जाके मुझे व्यक्त करना है। वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी भी सर्विस के लिए अपने आप को वॉलेंटियर करना है। मेरा टाइम, टैलेंट और ट्रेजर मैंने शेयर करना है, जितना भी हो। परफेक्शनिस्ट चाहेगा मैं कुछ बढ़ा दूं, लेकिन जो नम हो जाते हैं लोग, जो स्वीकार कर लेते हैं और जो समझ लेते हैं, आज जितना है उतना तो दे दे यार। आज थोड़े हैं, थोड़े दे, कल ज्यादा होंगे तो ज्यादा दिए जाएंगे। आज थोड़ा समय है तो थोड़ा दे दे। इंपॉर्टेंट है देने की क्रिया। कितना दिया उसको महत्व नहीं है ना। बिल एक जगह पे ये भी लिखता है कि मटेरियल प्रोग्रेस विल फॉलो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जबकि मेरे जैसा इम्पेशेंट आदमी, इनसिक्योर आदमी पहले मटेरियल प्रोग्रेस
का बड़ा तगड़ा पहाड़ लगाना चाहता है कि फिर भगवान का नाम लेंगे यार। ये मुद्दा ही नहीं है वो, ये मुद्दा ही नहीं है। जितना हो सकेगा, जैसा हो सकेगा, उतना करना जरूरी है। और दोस्तों, एक एक दिन के हिसाब से वो करते करते बहुत सारे जिंदगी में अनुभव आए, आज भी अनुभव आते हैं। मन के विपरीत कई चीजें होती हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये प्रैक्टिस ने वो इच्छाओं से पाला छुड़ाया हुआ है। समझ में आ जाता है कि क्या इच्छाएं पकड़ के बैठा हुआ है लक्की, क्या कामना करता है यार। फाइंड पर्पस। अभी के क्षण में उद्देश्य ढूंढ, मिलेगा तेरे को। एंड इट इज नॉट वॉट यू थिंक इज आइडियल। नथिंग इज आइडियल, एवरीथिंग इज रियल। और जब सब कुछ सच है, तो उसको स्वीकार कर, और उसमें क्या बेहतर कर सकता है, उसमें क्या बेहतर विचार अपने घर ले जा सकता है, उसको सोच। दोस्तों, मैं अपनी शेयरिंग को यही रोकता हूँ। शायद प्रश्नोत्तर में कुछ और खुलासा करने का मौका मिले। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस शेयरिंग।